हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट। 12th फिजिकल केमिस्ट्री 11th का है ना, आईएससी का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो आज का नेक्स्ट लॉ है अपना बर्जेलियस हाइपोथेसिस। ये बहुत सिंपल है, ये एटम के बारे में रिलेट किया था इन्होंने, हाइपोथेसिस। तो पहले एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर 2 मोल्स ऑफ HCl दे रहा है। तो रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है ना हाइड्रोजन गैस का, और क्लोरीन गैस का भी। H2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। Cl2 को क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस, बराबर है। और HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, आप 10th में पढ़े होंगे ना, बराबर है। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होता है, 1 मोल क्लोरीन गैस, तो 2 मोल्स ऑफ HCl बनता है, बराबर है। तो इसको अगर मैं एटम्स के फॉर्म में रिलेट करूं तो कैसे आएगा बताओ? इसका एटम कितना है? अगर सिर्फ मैं 1 से काउंट करूं तो ये 1 एटम ऑफ H2 है, ये 1 एटम ऑफ Cl2 है। एटम लिखो, 1 एटम, ठीक है। ये 1 एटम, ये पूरे को एटम मान रहा है, तो ये कितना मिलेगा? 2 एटम्स ऑफ HCl, बराबर ना। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए आपको हाइड्रोजन एटम का, तो कितना है बताओ? 1 मोलिक्यूल्स में 2 है ना, ठीक है। और ऐसे समझो, ये तो मेरा नंबरिंग पता चल गया, 1:1:2। मतलब अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, तो बनाता कितना है? 2 मोल्स ऑफ HCl। ये कंटेनर में बनेगा, ठीक है, बराबर ना। तो इसको 1 एटम बोला है, इसका 1 एटम। अगर मैं इसी को हाफ कर दूं, एक कंटेनर में अगर हाफ मोल ऑफ H2 है एंड हाफ मोल ऑफ Cl2 है, तो कितना बनेगा बताओ? बराबर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना दोनों साइड, तो ये 1 मोल ऑफ HCl बनेगा। ऐसे समझो कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 किया, ठीक है। तो ये 1/2 एटम ऑफ H2 हो जाएगा, 1/2 एटम ऑफ Cl2 हो जाएगा, और 1 एटम ऑफ HCl बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा हर एक रिएक्शन का। एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो H2 है और N2 है, ये मिलके आपको कितना देता है? 2NH3 देता है। बैलेंस करोगे तो ये 3 आएगा, 3 × 2 6 ना, तो 3 × 2 6, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, और 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे मतलब 2 नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे भी 2 हो गया ना। समझा यहाँ तक? तो अभी देखो, अगर एटम्स के फॉर्म में बात करूंगा तो इसका 3 एटम जा रहा है ऑफ H2, 1 एटम ऑफ N2, तो क्या मिल रहा है? 2 एटम ऑफ NH3, बराबर ना। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? ये 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, और ये आंसर क्या मिलेगा? 2/2, दैट इज 1। समझा ना? बस सिंपल है। उसको 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, रेशियो सेम होना चाहिए बस। तो रेशियो निकालोगे, देखो 3/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये 3, ये 1 और ये 2 हो जाएगा ना। एलसीएम मतलब ये देखो, नीचे इसका 2 है, तो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो आंसर स्टार्टिंग में वही था ना, 3, 1 और 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रेशियो फिक्स होगा। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। इसका डिफिनेशन अभी देखो, बर्जेलियस हाइपोथेसिस का। तो लिखा है क्या? कंडीशन सेम होना चाहिए, अंडर सिमिलर कंडीशन या आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases
कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसने इतना ही बोला था कि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही एटम्स होगा। ठीक है, एक वर्ड में समझना है। तो जैसे देखो H2 प्लस N2 मिलकर 2NH3 दे रहा है, तो ये 3 था। तो अगर इसका 3 वॉल्यूम है या 3 लीटर है, चलो लीटर के फॉर्म लिख, 3 लीटर है और इसका 1 लीटर है, तो ये 2 लीटर बना रहा है। तो ये हम लोग वॉल्यूम को एटम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसका 3 एटम जाएगा, इसका 1 एटम जाएगा और 2 एटम फॉर्म होगा, ऐसा बोल रहा बर्जेलियस। ठीक है, तो इसके बाद एवोगाड्रो आता है। तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी मोल्स है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो कितना एटम कंटेन करता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू पता होगा तुम लोगों को, 6.023 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, तो 1 मोल में इतने एटम्स को कंटेन करता है कोई भी गैस, समझा ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर ऑफ H2 है, तो इसमें कितना एटम्स होंगे, 6.023 10⁻23 एटम्स, समझा ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल्स ऑफ H2, 6.023 10⁻23 एटम्स। तो पिछले क्लास में मैं फॉर्मूला भी बताया था कि मोल्स को कैसे निकालते हैं, 3 फॉर्मूले से। मोल्स का सिंबल N होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं मास गिवन अपॉन मोलार मास से। ठीक है, ये इक्वल टू होता है मोलिक्यूल्स के बराबर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये उस टाइम टेम्परेचर और कंडीशन सेम होना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कंडीशन सेम रहना चाहिए। ठीक है, सब स्टूडेंट के लिए। तो ये जब रिएक्शन हो रहा है, तो उस टाइम मान लीजिए टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग STP भी बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आप पढ़े होंगे। तो न्यूमेरिकल दूंगे ना, तो न्यूमेरिकल के ऊपर लिखा रहता है STP। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस टाइम टेम्परेचर प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगा। ये 12th में पढ़ाऊंगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे और टाइम पे, और ये जो रेट है वो फिर से डिपेंड करता है R = K A⁻E/RT। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। ये अर्हेनियस इक्वेशन ये आप 12th में पढ़ाऊंगा आपको। ये अलग से चैप्टर पढ़ना है, इसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। इसलिए कोई भी डिफिनेशन या रिएक्शन करते हैं ना, तो उस टाइम लिखा रहता है टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। वो चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, समझा ना। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इनका पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। तो देखो सेम लिखा है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules, equal number of molecules। ठीक है, तो इसने वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से रिलेट कर दिया था। तो सिंपल है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था ना, H2 + Cl2 मिलके क्या देता है, 2HCl। ठीक है, तो इसका अगर एक वॉल्यूम जाएगा तो इसका भी एक वॉल्यूम बनेगा, 2 वॉल्यूम।
तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल्स इसका जा रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल्स जा रहा है, और ये दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन हो गया ना दोनों में, 1 वॉल्यूम इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये आप तो 10th में भी पढ़े होंगे ना, ये था नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो देखो सिंपल है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो इसका अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने एटम्स हैं टोटल, हाइड्रोजन के 2 है ना, तो ये 2 एटम्स, समझा। सिंपल एटम काउंट करना है। जैसे बताऊंगा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, तो कितना एटम्स है, 3 एटम्स, समझा ना। अगर 2 एटम है उसको हम लोग डाई एटॉमिक बोलते हैं, और 3 है तो ट्राई एटॉमिक। सिंपल है, काउंटिंग खाली करना है, और कुछ है नहीं, ठीक है। उसी तरह से देखो नेक्स्ट, O3 बता दिया ना, मान लीजिए NH3 गैस है, तो 1 मॉलिक्यूल है तो कितना है इसमें, 3 और 1 4 ना, तो 4 एटम्स, तो ये टेट्रा एटॉमिक है, बराबर है। सिंपल है, खाली काउंट करना है। जैसे P4 है, फास्फोरस गैस, तो इसमें 4 एटम्स है ना, ठीक है। और एसिड है सल्फर का, तो ऑक्टा एटॉमिक है, ध्यान क्लियर ना। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमो मीन्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम एटम होगा तो उसको हम लोग होमो एटॉमिक बोलेंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे देखो अगर H2 है तो इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब होमो एटॉमिक, सिंपल है बहुत, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, तो इसमें 2 एटम ऑक्सीजन है, तो यह भी आपका होमो एटॉमिक। P4 हो गया, तो ये भी 4 एटम ऑफ फास्फोरस है, तो होमो एटॉमिक। O3 है, तो ये भी होमो एटॉमिक है, 3 एटम ऑक्सीजन है, होमो एटॉमिक। फिर है, और क्या लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन गैस भी लिख सकता हूँ, तो इसमें भी 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, ये आपका होमो एटॉमिक। तो बहुत सारे एग्जांपल है जो सेम है। एसिड भी आएगा इसमें, सल्फर, एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 12th में बताऊंगा, ठीक है ना, मुकुट जैसा बनता है। इसमें 8 एटम ऑफ सल्फर है, लेकिन सेम है, तो ये भी होमो एटॉमिक है। नेक्स्ट है हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंट एटम होंगे, मतलब दो मिनिमम एटम जो है डिफरेंट होंगे, उसको हम लोग हेट्रोएटॉमिक बोलते हैं। तो देखो सेकंड में क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, 2 डिफरेंट एटम्स होंगे। पॉज करो, अभी देखो हेट्रो मींस क्या होता है, डिफरेंट ना, तो अगर डिफरेंट एटम होंगे तो उसको हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, डिफरेंट एटम्स, ठीक है। डिफिनेशन की जरूरत नहीं है अपने को, अगर पूछेगा तो लिखना है तो लिख सकते हो, द molecules in which 2 or more different atom is present is called
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिख लो। एमोनिया गैस, इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। और क्या लिख सकता हूँ, H2O गैस भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ऐसे। और क्या है बताओ, CO2 भी लिख सकते हैं ना, इसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है। हाँ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ बराबर, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर। ठीक है, तो बहुत सारे, समझ गया ना, बहुत सिंपल है, लिख लो ये बहुत। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और कार्बन के प्रेजेंस में इसको रिलेट करते हैं, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन एक बताता हूं मैं। तो पहले के जमाने में ना देखो, पीरियोडिक टेबल अपना ऐसे दिखता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे क्या है, हीलियम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सबका मास कितना हैवी है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 है। तो एटॉमिक मास इसका 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, समझा। उसी तरह से हाइड्रोजन के बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम। लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है 7। तो ये 7 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे मान लो मुझे मुंबई में डिस्टेंस कवर करना है, तो एक पॉइंट को मैं फिक्स पॉइंट लूंगा ना, मान लो ये ठाकुर विलेज है। ठीक है, तो इसका मैं डिस्टेंस क्या लूंगा, 0। इसको रेफरेंस ले रहा हूँ 0 किलोमीटर। तो यहाँ से मान लो मैं दादर गया, तो दादर का डिस्टेंस है मान लीजिए आपका 20 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स रखोगे तभी तो डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे ना। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर मास को कंपेयर करना है, तो पहले के जमाने में हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट लेते थे। ठीक है, अभी मॉडर्न युग में कार्बन को लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 को हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह लेते हैं। कार्बन को क्यों लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है कार्बन ही बनाता है ना, तो इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन में मेंशन किया है, इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूं। तो अभी इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU भी बोलते हैं। पूरा नाम क्या है इसका, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग U भी लिखते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 of mass of an atom of carbon 12। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट दे दिया हूं ये। अभी नेक्स्ट देखो, तो अगर इसके मास को दूसरे एटम के मास को कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है ना, रिलेशन क्या है, उसको रिलेटिव बोलते हैं, सिंपल है। तो कार्बन के मास के साथ अगर दूसरे एटम के मास को कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, मतलब फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 into mass of carbon atom। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट देख लो ध्यान से, फिर बाद में लिख लो। देखो अभी नेक्स्ट एक इस पे न्यूमेरिकल आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक मास।
ठीक है। आइसोटोपिक मतलब क्या है, जैसे कार्बन का मान लो, यहाँ पे क्लोरीन का लिया तो क्लोरीन से मैं बताता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है, क्लोरीन है। क्लोरीन दूसरा एटम है, इसका भी एटॉमिक नंबर, नीचे वाला जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर जेड पी इक्वल टू ई। देखो तो दोनों देख सकते हो, ये 35 और ये 37, ऊपर वाला डिफरेंट है ना। जब ये डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, नीचे वाला सेम है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि ये जो है ना 3:1 में परसेंटेज में पाया जाता है नेचर में, तो परसेंटेज निकाल सकते हो, समझा। मतलब ये 3 रेशियो में पाया जाता है, ये 1 रेशियो में पाया जाता है, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल 100 है ना, तो ये 3x तो निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। तो मतलब ये 75% पाया जाता है, ये 25% पाया जाता है, समझा ना। 25 का देखो 25 इंटू 3 कितना होता है 75, और 25 इंटू 1 कितना होता है 25, टोटल ऐड करके 100 आया ना, समझा। तो ये परसेंटेज फॉर्म में भी दिया रहता है और रेशियो फॉर्म में भी दिया रहता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास, ठीक है। तो ये होता है मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और उसका परसेंटेज इंटू 3 प्लस सेकंड का मास उसका परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल, तो 3 + 1 कितना होता है 4। ये सॉल्व करो कितना आता है बताओ। तो ये सॉल्व करोगे तो 35.5 आता है। इसलिए देखो क्लोरीन का हमेशा जो मास लेते हैं ना हम लोग, वो लिखते हैं हम लोग 35.5। आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो 35.5 लिखा रहता है, सही बोल रहा हूँ ना। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर और 2-3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 24 पे, एग्जाम्पल नंबर 29, जिसके पास बुक नहीं उसके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या बोलता है, देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कितना परसेंट प्रेजेंट है नेचर में, उसको अबंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। 3 आइसोटोप्स हैं, जिसका आइसोटोप्स मतलब मास डिफरेंट है। तो कार्बन 12 जो वाला जो नेचर में है वो 98.892% पाया जाता है, ठीक है। और 13 वाला 1.108, ये याद नहीं करना अपने को, ये दिया रहता है, ठीक है। और जो है 14 वाला वो कितना पाया जाता है 2 × 10⁻⁻10%, ठीक है। तो बताना है इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दीज आइसोटोप्स आर गिवन 12, 13, 14 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मास में और चेंजेस है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 12.00, इसका है 13 वाले का 13.00335, और 14 वाले में क्या चेंजेस है 14.00317, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, अभी लिखो मत। तो अगर मैं एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालूं ऑफ कार्बन, तो ये क्या आएगा दिस इंटू दिस, तो ये कितना आएगा 12.00 इंटू 98.892 प्लस दिस इंटू दिस, कितना ये 13.00335, मतलब एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज करते हैं इंटू 1.108 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इंटू परसेंटेज, तो ये कितना है 14.00317 इंटू 2 × 10⁻⁻10। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तीनों को ऐड करोगे ना तो 100 ही आता है, चेक कर लेना, आता है ना। देखो 98.89 है, ये ऐड करोगे तो 99 कुछ हो गया ना, 300 आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड बाई 100 कर देता हूँ, ठीक है। बुक में कैसे किया है, ठीक है, ऐड करके 100 ही आता है, ठीक है।
तो अभी ये सॉल्व करोगे तो कितना आता है, कैलसी पे करो तो ये आता है तुम्हारा 12.011 AMU, ये इसका यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आ गया कितना, 12.011। समझा ना कैसे निकालते हैं, उसका मास इंटू परसेंटेज, मास इंटू परसेंटेज, मास इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो ये तीनों का एवरेज लेते हैं। जैसे क्लास में पहले परसेंटेज लेते हैं ना, 7th 8th में पढ़ते हैं, जैसे मास ऑफ वन बॉय है 75, दूसरे का 65, तीसरे का 85, तो क्या करते हैं, सबका मास ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं ना, वैसे ही है ये भी, सिंपल है, कुछ है नहीं। तो ये लिख लो और तुम लोग 13 वाला ट्राई करो, ठीक है, 30 चलो पॉज कर दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इसको हम लोग ग्राम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो लिख लो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass. Atomic mass of that element. तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। इसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल था ना, मास गिवन था डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। ठीक है, एक और कैलकुलेट करना है तो करो, एक न्यूमेरिकल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, शुगर है, शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला बताता हूँ, ये होता है C12H22O11। तो फाइंड करो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, नीचे में इसका एटॉमिक मास निकालना है, ये आपका मास दिया हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया हूं। तो कैसे करते हैं, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है ना, समझा अनन्या। तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये कितना आएगा, 144 प्लस 22 प्लस 176 करोगे तो 342 ग्राम पर मोल या 342 EU आएगा। समझा ना भूमि, समझा क्या, कैसे कैलकुलेट किया, ये नहीं किया था ना, तो ये मैं कैलकुलेट किया, कैसे निकाला, फॉर्मूला से, समझा, 10th में भी था ना ये, और ये मास दिया है, तो ये फॉर्मूला में डाल दो, नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना आएगा, मास गिवन है 342 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है 342 ग्राम पर मोल, कैंसिल करूंगा तो ये 1 मोल आएगा। ये मैं जानबूझ के दिया था कि 1 आ जाए, इजी कैलकुलेशन है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलूं कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हाउ मेनी मोल्स, तो मैं सिंपल फॉर्म में पूछूं तो n मोल्स फाइंड करो, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये तुम्हारा है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करो,
समझा? कितना आएगा बताइए? हाथ से करना है, कैलसी से नहीं। एग्जाम में अलाउड है, दिमाग में बिठाओ कभी कभी। हाँ, एटॉमिक मास कितना आता है? 98 बराबर, गुड। 98 आता है किसका? सल्फर का ना, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ तक क्लियर है? देखो जिसको नहीं आया उसके लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 into 1 प्लस 1 into सल्फर का मास कितना है? 32, तो यहाँ पे 32 लिखो, प्लस 4 into ऑक्सीजन का मास 16 है, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये 34 प्लस 64, 98 यू आता है। समझा ना? तो इसका मोल्स आ जाएगा, सिंपल है, डिवाइड कर लेना। तो n इक्वल टू 90, हाँ 1 मोल, तो डिवाइड बाय 98 यू, तो आंसर 1 मोल। मोल का यूनिट मोल ही होता है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, चालू करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विवेलेंट वेट, जिसको बोलते हैं, या केमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं या केमिकल इक्विवेलेंट। तो एग्जांपल से समझोगे इजी, फिर डेफिनेशन बताता हूँ। वेट को मास भी कोई कोई बोलता है, तो इक्विवेलेंट मास भी बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूज मत होना। सेम ही मतलब है, केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, एसिड में अगर कोई मेटल डालता है तो क्या देता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बराबर। इसका रिएक्शन क्या है? मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा, तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये सिंपल रिएक्शन दिया रहेगा। तो जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है? 63U। 98 कैलकुलेट किया हम लोग इसका, और जिंक सल्फेट का नहीं पता, तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2U, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? इसका करना है तो कर सकते हो, नहीं जरूरत है अपने को, करना है तो कर सकते हो। एक जिंक है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो जिंक का 63, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 63 प्लस 32 प्लस 64 कितना आता है जी? ये 5 9 64 कितना आता है? 9 159, बराबर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, अगर मैं ये दोनों को रिलेट करूं, जिंक को और हाइड्रोजन को, तो ऐसा बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू U ऑफ H2। ये दोनों को रिलेट करूंगा तो बोल सकता हूं ना कि अगर ये 1 मोल गया तो 1 ही मोल हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ना? तो अगर मैं 1 पार्ट बोलूं, 1U ऑफ H2, तो ये कितना पार्ट होगा? 63U/2 ना, तो इसी को केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। कितना आता है पॉइंट फॉर्म में? 1.5 ना ऑफ जिंक, तो 1U ऑफ H2। तो देखो रिलेशन से हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड बाय फैक्टर 2 आया ना, समझा? अभी उसी तरह से इसको H2SO4 को हाइड्रोजन से रिलेट करो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 98U ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2U ऑफ H2, बोल सकता हूँ अनन्या? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1U ऑफ H2, तो ये 2 इसके नीचे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 49, बराबर। समझ गया तुम लोग अभी? तो 14, हाँ by 2 ना, तो 49U ऑफ H2SO4 इज सेम एज 1U ऑफ H2। बस इसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ये वाला वो पहले लिखिए। हाँ। U of H2 is equal to 98। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अपने को ना ये एक्सप्रेस करना है H2 के फॉर्म में इसे। हाँ मैं बोल रहा था फिर हम दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पता चल गया ना।
इसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, कितना आया 49 U। उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज 31.5 U। तो यहाँ पे लिख लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज 31.5। ठीक है, समझा? आशी समझी क्या? लिख लो। तो